फिर से भारत की बात करनी चाहिए। बिल्कुल। ये जो भी बातें हमने करी कि पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है, ये अगले 5 सालों की बात है। मोदी जी है पावर में अगले 5 सालों के लिए, लाइकली, मोस्ट लाइकली। कुछ लोग ये कहते हैं कि पोस्ट दैट ही मे नॉट वांट टू बी पीएम। तो एज अ जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर अब किसको देखना चाहोगे एज द पीएम नेक्स्ट इस पूरे जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट में? इतने सारे युद्ध हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि कोई रीजनेबली यंग लीडर आए। मोदी जी बिल्कुल, यू आर राइट, 78 के आसपास होंगे, तो आई थिंक थोड़ा पॉसिबिलिटी कम हो सकती है 29 के बाद उनके वापस प्राइम मिनिस्टर रेस में रन करने की, मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मैं चाहूँगा कि कोई रीजनेबली यंग लीडर आए, 50s की एज वाला कोई लीडर। तो इस समय अगर बीजेपी की तरफ से हम देखेंगे तो सिर्फ योगी जी दिखते हैं मुझे। काफ़ी यंग है और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है गवर्नेंस का, और मुझे पता नहीं जियोपॉलिटिकली कितना समझते हैं दुनिया को, शायद समझते भी होंगे, हम क्या जाने। तो कोई यंग आना चाहिए, somebody who can, जो राष्ट्र को लंबे समय तक सर्व कर सके। अगर आप किसी एडवांस्ड आयु के लीडर को लाओगे इनटू पावर, तो उनका करियर छोटा होगा एज द प्राइम मिनिस्टर। अगर किसी के पास वो क्षमता है लंबा रेस खेलने की, तो ऐसा कोई लीडर आना चाहिए। सो आई थिंक योगी जी आ सकते हैं परहैप्स। बीजेपी में पता नहीं और कौन लीडर्स है जो उस एज ग्रुप में हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। जो हमारे अगले पीएम होंगे, मैं मानता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा जियोपॉलिटिकली। हर पीएम का रोल रहता ही है, बिल्कुल, पर जो अगले वाले होंगे उनका और भी ज़्यादा बड़ा रहेगा। हाँ, क्योंकि उस समय 2029 के आसपास भारत की इकोनॉमी में भी 6-7 ट्रिलियन की हो चुकी होगी, और हम बिल्कुल पुश कर रहे होंगे तो कि हम 10 ट्रिलियन के मार्क को क्रॉस करें। और अगर आपकी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन को क्रॉस करती है, तो आपको वो अचीव करने के लिए एक बहुत ही विगरस लीडर चाहिए, बहुत ही क्लियर माइंडेड लीडर चाहिए। और उस समय काफ़ी सारे दूसरे राष्ट्र भी चाहेंगे कि आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो, तो आपको वो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और वो सारे टेंशन्स को मैनेज करना होगा। तो हाँ, बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए उस समय। Who is also good diplomat in some way. अगर आप अच्छे डिप्लोमेट नहीं हो, तो आपको किसी को अपॉइंट करना है एज ए गुड फॉरेन मिनिस्टर, एज ए डिप्लोमेट। और ऑब्वियसली आपको खुद भी यू नीड टू हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, अगर दुनिया के लीडर्स के साथ आपको डील करना है तो ये सारे क्वालिटीज़ होनी चाहिए डेफिनेटली। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अ लीडर शुड ऑलवेज बी अ वॉरियर, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस एसेंशियली वॉर का एक रूप है। डिप्लोमेसी इज अ फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। हर जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो वॉरफेयर का ही कोई ना कोई फॉर्म है। अगर आपके मित्र हैं, उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ तो तनाव होगा, कुछ ना कुछ टेंशन होगा। आपके दुश्मन हैं, उनके साथ तो होना ही है वो। तो आई थिंक, देखिए, यूएस में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है, मिलिट्री में सर्व किया है। आई थिंक द बेस्ट लीडर इज ऑलवेज अ वॉरियर। आप अभी 30-40 साल से जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर हो, 30 साल से एटलीस्ट। 30 साल तो हो गए होंगे। फेयर टू से कि जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हमें देखने को मिलती है, वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते। किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस लगता है। देखिए, अगर आपको टेररिस्ट आउटफिट खड़ा करना है, मैं नहीं एडवाइस करूंगा किसी को भी, बट किसी को करना है जैसे हाइपोथेटिकली, तो उसके लिए उनको मैन पावर चाहिए। मैन पावर को खाना देना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको कपड़े देने हैं, उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन देना है, उनको शेल्टर देना है, उनको वेपन्स का और एम्यूनिशन का सप्लाई रूटीनली रेगुलरली चाहिए। बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पैसे लगते हैं। somebody has to finance इसको, किसी को तो फाइनेंस करना पड़ेगा ना। और अगर आपको 10 साल 20 साल तक चलाना है ऑर्गेनाइजेशन को, तो यू नीड अ वेरी पावरफुल एंड वेरी वेल्दी स्पॉन्सर। तो जनरली एक बड़ा राष्ट्र ही ऐसा सस्टेन कर सकता है। तो ये टिपिकल प्रॉक्सी वॉरफेयर का सिनारियो है, जब आप किसी दूसरे राष्ट्र में जो आपका शत्रु है उसकी टेरिटरी पर आपका एक प्रॉक्सी खड़ा करो और उसको आप फाइनेंस करो। देखिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो सबको हर कोई समझेगा। कश्मीर में बहुत डेकेड्स तक, बहुत दशकों तक पाकिस्तानी टेररिज्म हुआ है, और अलग अलग जिहादी आउटफिट्स आए हैं कश्मीर में, हरकत-उल देश एंड लश्कर एंड दैट एंड व्हाटएवर, अलग अलग नाम से। ये सब पाकिस्तान के प्रॉक्सीज थे। ओके, उनको ट्रेनिंग दी गई पाकिस्तान में, उनको पैसा जो कुछ भी चाहिए पाकिस्तान से मिलता था। अभी पाकिस्तानी आर्मी जो है, ये कोई जिहादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो फुल मिलिट्री है, राइट। और उनके जो टॉप जनरल्स हैं वो विस्की पीते हैं। देयर इज नो रिलीजियस एंगल देयर। लेकिन अगर आपको इडियट्स को रिक्रूट करना है मरने के लिए आपके लिए, देन यू यूज रिलीजन फॉर दैट, और वो रिलीजियस फर्वर के कारण अपनी जान दे देंगे।
तो इस तरह से गेम खेला जाता है। अभी पाकिस्तान ने इतना टेररिज्म किया भारत के अंदर, पाकिस्तान को किसने फाइनेंस किया? पाकिस्तान खुद प्रॉक्सी है यूएस का। तो यूएस ने भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर दशकों तक पाकिस्तानी टेररिज्म को स्पॉन्सर किया, फाइनेंस किया, फंड किया। ये सिचुएशन है। प्रॉक्सी का भी बाप है। तो ये जो टेररिस्ट आउटफिट्स है, लश्कर, तोयबा, ऑल दैट, ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज है। और पाकिस्तान खुद एज अ नेशन यूएस का प्रॉक्सी है। तो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल गेम क्या था? यूएस भारत को डिस्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन हमें दिख रहा है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट है यहाँ पे। तो बहुत न्यूआंस चीज़ें हैं, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब क्या हो रहा है? नो लव लॉस्ट। देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान किस नज़रिए से देखता है? एज अ टेरिटोरियल एनक्रोचर। एंड पंजाबिस्तान, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पंजाबी लोगों के हाथ में है, ओके। और ये पश्तून और पंजाबियों के बहुत पुरानी लड़ाई है। तो और जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ पर डोमिनेंट एथनिक ग्रुप, जो मेजर एथनिक ग्रुप है, वो पश्तून लोग हैं। और वो चाहते हैं कि भाई वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाए। और अफगानिस्तान भी चाहता है, तालिबान भी चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाए। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। और तालिबान ये पश्तून नेशनलिस्ट है, वो अफगानिस्तान का हित चाहते हैं और टेरिटोरियल हित चाहते हैं। तो वो क्लेम करते हैं कि भाई हमारा टेरिटरी हमें वापस दो। और पाकिस्तान में बहुत सारे पश्तून हर जगह है। उन्होंने काफ़ी, लगभग 10 लाख जितने पश्तून्स को फोर्सिबली डिपोर्ट किया रिसेंटली पाकिस्तान ने, लेकिन अभी भी बहुत सारे पश्तून्स पाकिस्तान में है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है और बीच बीच में फायरिंग होती रहती है। कभी कभी पाकिस्तानी मिलिट्री जाकर बॉम्बार्डमेंट करती है अफगानिस्तान टेरिटरी के अंदर, जिसमें सिविलियंस मरते हैं, लेडी, विमेन, चिल्ड्रन सब मरते हैं। फिर तालिबान रिटालिएट करता है। तो सिचुएशन अच्छा नहीं है। दोनों राष्ट्र के संबंध बुरे हैं और दोनों राष्ट्र एक दूसरे के मित्र नहीं हैं, शत्रु है। बट यहाँ भी एक युद्ध हो सकता है? युद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि किस लिए नहीं हो सकता? युद्ध बराबर वालों के साथ होता है। एक राष्ट्र जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और फुल्ली प्रोफेशनल मिलिट्री है और यूएस का सपोर्ट है, वो एक छोटे से तालिबान के साथ क्या लड़ाई करेगा? तालिबान भी एक्चुअली यूएस का प्रॉक्सी है। तो यूएस ने तालिबान को वहाँ पर इसलिए इंस्टॉल किया ताकि पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस कर सके। जिस प्रकार भारत को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान वहाँ पर बिठाया गया है, वैसे पाकिस्तान को भी कब्जे में को कंट्रोल में रखने के लिए तालिबान बिठाया गया है। तो तालिबान पाकिस्तान के लिए एक न्यूसेंस टाइप का है, ओके। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, उनको इन्वेड नहीं कर सकते, उनके पास वो क्षमता नहीं है। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तरीक़ों से पाकिस्तान को काफ़ी हर्ट कर सकते हैं वो, थ्रू इन्फिल्ट्रेशन एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज एंड बॉम्ब ब्लास्ट एंड ऑल। पूरे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं तालिबान। लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर में जीरो चांस।